फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। परमपिता परमेश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज का वीडियो आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। आज आपको ऐसी ऐसी जानकारी दी जाएगी जो न कभी आपने सुनी होगी, न कभी किसी ने आपको पहले बताई होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आपको नई नई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आपका शरीर आपके लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो सकता है, आप उसको कैसे बलिष्ठ और बलवान बना सकते हैं, ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखें। आज का वीडियो 11th क्लास के साथ साथ सभी छोटे बड़ों के लिए, सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज 11th क्लास के साथ में लेसन को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कम समय में मैं कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। प्रश्न नंबर 1, दूसरे समास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? दूसरे समास का अर्थ है थके हुए होने के बावजूद भी दोबारा प्रयास करते रहना। जब खिलाड़ी तेज गति से भागता है या कोई ज्यादा मेहनत वाला कार्य करता है, अधिक शारीरिक परिश्रम वाला कार्य करता है, तो उसे अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों न मिलने पर आंतरिक दबाव शरीर के अंदर बढ़ने लगता है, जिससे रुकने या ठहरने का मन करता है। परंतु यदि खिलाड़ी आंतरिक दबाव की परवाह किए बिना तेज दौड़ता रहता है तो श्वास घुटन अपने आप ही दूर हो जाती है और खिलाड़ी अपनी पहली अवस्था या पहली स्थिति में आ जाता है। ऐसी अवस्था को ही दूसरा श्वास कहते हैं। दूसरे श्वास की सरल सी परिभाषा दी है E.L. फॉक्स के अनुसार, लंबे समय की क्रियाओं में अचानक आने वाला परिवर्तन दूसरा श्वास कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, दूसरे श्वास से मानवीय शरीर पर होने वाले प्रमुख परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। दूसरे श्वास का खिलाड़ी के लिए और विशेष हम सब के लिए विशेष महत्व है। तो चलिए इसके लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, शरीर की मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि हो जाती है। नंबर 2, मांसपेशियों में दर्द कम हो जाता है। शुरुआत में ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरा श्वास जब शुरू हो जाता है तो मांसपेशियों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है और उनकी शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 3, सिर चकराना बंद हो जाता है। नंबर 4, श्वास की गति सामान्य अवस्था में आ जाती है। नंबर 5, तनाव और घबराहट बिल्कुल दूर हो जाती है। आपकी खेलने में और यहाँ तक कि घर के हर कार्य में, पढ़ने लिखने में भी आपकी रुचि में वृद्धि होती जाती है। प्रश्न नंबर 3, थकान की अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है? मनुष्य को शारीरिक शक्ति उसके खून से प्राप्त होती है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम लगातार कोई शारीरिक और मानसिक क्रिया करते हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। अतः लंबे समय तक काम करने के कारण घटी हुई शक्ति को ही थकान कहा जाता है। बोरिंग के कथानुसार थकावट से अभिप्राय कार्य की कम हो रही क्षमता से है। क्वेश्चन नंबर 4, थकान या थकावट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। थकान 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, शारीरिक थकान। नंबर 2, मानसिक थकान। शारीरिक थकान वह होती है जब हम अपने शरीर से ज़्यादा काम लेते हैं या जितनी हमारे अंदर पावर नहीं होती, हम उससे ज़्यादा काम करते हैं या लगातार करते हैं, तो हमारे शरीर में शारीरिक थकान हो जाती है। मानसिक थकान डॉक्टर, वकील और अध्यापक को ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको सारा दिन मानसिक और बौद्धिक कार्य करने पड़ते हैं। लंबे समय तक लगातार पढ़ने लिखने और ज़्यादा सोचने विचारने से मानसिक थकान होती है। प्रश्न नंबर 5, थकावट के कोई 4 कारण बताएं। थकान या थकावट के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से ये 4 प्रमुख आसान हैं। नंबर 1, तनाव एवं चिंता। तनाव एवं चिंता करने से थकावट जल्दी होती है। नंबर 2, शारीरिक कमजोरी। नंबर 3, बीमारी के कारण भी थकान हो जाती है कई बार। नंबर 4, लगातार शारीरिक परिश्रम करने से भी थकान हो जाती है, इसलिए बीच बीच में आराम करना बहुत जरूरी होता है। विश्राम करना, पूर्ण विश्राम बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 6, थकान के कोई 4 लक्षण बताएं। आपको थकान हो गई है, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे? नंबर 1, नाड़ी मांसपेशियों में तालमेल में कमी आ जाती है, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है। नंबर 2, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। आसान से आसान कार्य को भी करने में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी, इच्छा खत्म हो जाएगी। नंबर 3, सकारात्मक सोच में कमी आ जाएगी। नंबर 4, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये थकान के 4 लक्षण हैं जिससे आप इनकी पहचान कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 7, थकान दूर करने के 4 उपायों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। संतुलित एवं पौष्टिक आहार सबसे अच्छी बात है ये। नंबर 1, अगर आप संतुलित एवं पौष्टिक भोजन करते हैं तो आपको थकान बहुत ही कम महसूस होगी। नंबर 2, अगर सुबह शाम आप ध्यान व योग क्रियाएं करते हैं तो भी आपको थकान बहुत ही कम होगी। नंबर 3, मालिश की उपयोगिता हमारे देश के अंदर बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग सप्ताह में एक बार अपने सारे शरीर की मालिश करते हैं उनके मुखमंडल पर एक विशेष चमक होती है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि सप्ताह में एक दिन कम से कम मालिश अवश्य करें। सप्ताह में नहीं तो महीने में से कम कर लें। मनोरंजन का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर आप थक जाएं तो आप कोई भजन या गीत सुनकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, उकताहट के कोई 4 लक्षण बताएं। उकताहट का अर्थ होता है उबना। कई बार हम एक ही काम करते करते उब जाते हैं उस काम से, जिससे हमारा उस काम में मन नहीं लगता, उस काम को करने का हमारा जी नहीं करता। हमारे अंदर शारीरिक सामर्थ्य होते हुए भी हम उस काम का रिजल्ट अच्छा नहीं ला सकते। जब हम किसी कार्य से उब जाते हैं तो हम उसका रिजल्ट कितनी ही मेहनत कर लें, हम उसका रिजल्ट अच्छा नहीं ला सकते। तो उसी में से उकताहट भी प्रमुख है। उकताहट या उबने से क्रियाओं में कम रुचि, हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 2, अधिक तनाव। जब हमारी किसी कार्य में रुचि नहीं होती तो उसमें थोड़ी सी मुसीबत आने पर ही हमें तनाव हो जाता है। नंबर 3, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, जिससे काम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। नंबर 4, निपुणता में कमी। उकताहट की सबसे बड़ी हानि खिलाड़ी में मुकाबले की भावना में कमी आ जाती है। वह दूसरे खिलाड़ियों से मुकाबला करने से डरने लगता है, जिससे उसकी निपुणता में कमी आ जाती है। प्रश्न नंबर 9 आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने कभी नहीं सुना होगा। इसके अंदर जो बातें आपको बताई जाएंगी वो न किसी ने आपको पहले बताई होंगी, न ही कोई बताएगा। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से सुने और इसको समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 9, ऑक्सीजन कर्ज या ऋण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तेज भागते समय हमारे फेफड़ों के पास ऑक्सीजन की उचित मात्रा जितनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती। वैसे हम लंबे लंबे सांस लेकर इस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी इस कमी को पूरा नहीं कर पाते। प्रकृति ने मानव जीवन की रचना और मानव शरीर की रचना बड़े ही सोच समझ कर की है। ऐसे मुसीबत में मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन फेफड़ों में भेजती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तेज भागते समय या सख्त शारीरिक क्रियाएं करने के लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा खून के लाल कणों से उधार ली जाती हैं उसे ही ऑक्सीजन कर्ज या ऋण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, ऑक्सीजन कर्ज को कम करने के मुख्य उपायों का वर्णन कीजिए। नंबर 1, खून में अधिक ऑक्सीजन आने से ऑक्सीजन कर्ज को कम किया जा सकता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो लैक्टिक अम्ल पैदा हो जाता है वह लंबे सांस लेकर और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर बाहर निकालने वाले अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। अतः लैक्टिक अम्ल को शरीर में न बनने दें। नंबर 2, पूर्ण विश्राम ऑक्सीजन कर्ज को कम करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। आराम करते समय ऑक्सीजन का कम प्रयोग होता है और शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन कर्ज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। टेक केयर।